नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। और साथियों, आज से हम शुरू करने जा रहे हैं आपकी साइकोलॉजी। चाहे वो आपका एस्टेट हो, HPSC का एग्ज़ाम हो, TGT HSC का एग्ज़ाम हो या CTET हो, किसी भी प्रकार का एग्ज़ाम है, चाहे राजस्थान का रिट हो, इससे बाहर साइकोलॉजी आपकी नहीं आने वाली है। करीबन मैं सारी की सारी जितनी थ्योरी हैं आपको करवाऊँगा। और क्लास स्टार्ट करने से पहले साथियों मैं थोड़ा बता दूं कि मेरे 3 एस्टेट TGT क्वालिफाई हैं, 2 एस्टेट PGT क्वालिफाई हैं। इसके अलावा आप सभी जानते हो हरियाणा की जो स्क्रीनिंग चल रही है उसमें भी मैं शामिल हूँ। तो इससे मैं ये नहीं कहता कि आपको कुछ ये बता रहा हूँ कि मैं अपनी, एक कहावत है, डोंट प्रेज योर सेल्फ, एवरी पोटर प्रेजेस हिज पोइट। हर कुम्हार अपने घड़े की प्रशंसा करता है, लेकिन मैं ऐसा नहीं कह रहा। मैं ये इसलिए बता रहा हूँ कि इस क्षेत्र में मेरे को एक्सपीरियंस है, अनुभव है। आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। जो भी मैं चीज़ें करवाऊँगा वो कहीं ना कहीं एग्ज़ाम में आई है, और लगभग हरियाणा के या रिट तक मैंने एग्ज़ाम दिए हैं। तो आप मेरे पे विश्वास कर सकते हो कि जो मैं करवाऊँगा वो ऑथेंटिक होगा। और मेरा जो पकड़ रही है वो 2 ही सब्जेक्ट में रही है, मेरा खुद का इंग्लिश सब्जेक्ट प्लस में साइकोलॉजी। और मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा, इन 2 को ही पढ़ के मैंने ओवरऑल एस्टेट क्वालिफाई किया या रिट में भी मैं मेन में गया। तो ये इसी का कारण था। तो साथियों स्टार्ट करते हैं हम ज़्यादा समय ना लेते हुए। और चाहे DSSS हो या KVS हो, वो भी मैंने फाइट किए हुए हैं। पिछले दिनों ही मेरा KVS का रिजल्ट भी आया है। तो आप समझ सकते हो ये KVS के अंदर जो दूसरा यूनिट है अंडरस्टैंडिंग टीचिंग लर्निंग, उसके अंदर जीन पियाजे दिया हुआ है। देखो साइकोलॉजी की शुरुआत जीन पियाजे से होती है। ऐसा कभी भी किसी भी एग्जाम में नहीं हुआ कि जीन पियाजे से क्वेश्चन ना आया हो। और शुरू करने से पहले मैं बता दूं, जीन पियाजे एक स्विस मनोवैज्ञानिक है, यानी कि जो कहाँ से संबंधित रखते हैं, स्विट्जरलैंड से। और इनका मानना था कि बच्चा खुद प्लस वातावरण, यानी कि बच्चा है वो खुद या वातावरण से ज्ञान है वो प्राप्त करता है। यानी कि जो बच्चे को ज्ञान होता है वो खुद से या वातावरण से या सोशल इंटरेक्शन से सीखता है। तो साथियों जीन पियाजे की जो मुख्य थ्योरी है उसको पढ़ते हैं, और इनकी जो 4 फॉर्मल स्टेजेस है उनके बारे में जानते हैं, जहाँ से क्वेश्चन हमारा बनता है। उसको याद रखने के लिए सबसे पहले आपको एक निमोनिक की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि इतनी सारी स्टेजें याद रखना आसान नहीं है। और भी बहुत सारे हम जीन पियाजे है, थॉर्नडाइक है, पावलो है करेंगे तो थोड़ा उसमें आपको कन्फ्यूज़न ना बढ़े, इसलिए निमोनिक बना देते हैं S। जैसे कि मैं एक निमोनिक से आपको ये याद करवा देता हूँ, SPCF से आपको याद हो जाएगा। SPC यानी कि स्पाइस फोन, FONE फोन, स्पाइस फोन से आप इसकी चारों स्टेज याद रख सकते हो। S का मीनिंग क्या लेंगे हम, सेंसरी मोटर स्टेज। और सबसे ज़रूरी इसका कार्यकाल ध्यान रखेंगे, 0 से 2 वर्ष। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि 0 कुछ भी नहीं होता, इसलिए हम इसको क्या लेते हैं, जन्म से 2 वर्ष का समय ले लेते हैं। हिंदी इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कुछ साथियों को अगर इंग्लिश में समस्या आती है साइकोलॉजी तो हिंदी में भी ज़रूरी है, लेकिन आपका क्वेश्चन है वो इंग्लिश का ही मेन माना जाता है। लैंग्वेज है जो ऑथेंटिक मानी जाएगी वो इंग्लिश की मानी जाएगी। इसको बोलते हैं संवेदी गामक अवस्था, या दूसरा हम इसे इंद्रिय गामक अवस्था भी बोल सकते हैं साथियों। इसके अलावा जो दूसरी है हमारी, यानी कि हमने सीखा S से सेंसरी, P से मतलब प्री ऑपरेशनल स्टेज, यानी कि हिंदी में अगर समय लें तो 2 से 7 वर्ष का समय इसके अंदर होता है। और हिंदी में इसे कहेंगे पूर्व सक्रियात्मक अवस्था। हिंदी बताना ज़रूरी है क्योंकि उससे हमारी वो मदर टंग है, उससे हमें हर चीज़ें समझ में जल्दी आ जाती हैं। तो साथियों हम थर्ड पढ़ते हैं, P हो गया हमारा थर्ड, स्पाइस मोबाइल, यानी कि स्पाइस, सी मतलब
कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज साथियों, जिसका समय है 7 से 11 वर्ष। और हिंदी में बोलेंगे कंक्रीट का मतलब हम जानते हैं सीमेंट बजरी वगैरह को कहते हैं मूर्त सक्रियात्मक अवस्था से लिया जाता है। तो आपको क्लियर हो गया होगा। लास्ट हमारी जो अवस्था है वो हम जानते हैं, तो ये 7 से 11 हो गई। लास्ट है हमारी F से मतलब फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, यानी कि फॉर्मल, थोड़ा साफ नहीं लिखता हूँ तो अच्छा नहीं लगता साथियों, लेकिन थोड़ा फास्ट करना है हमें। फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज यानी कि औपचारिक अवस्था, यानी कि 11 से जो 15 तक होती है औपचारिक अवस्था। तो साथियों इस प्रकार जो 4 की 4 स्टेज है आपको सीरीज में याद रखनी होती है। कभी इससे पूछ लिया जाता है कि सेंसरी मोटर कौन सी स्टेज है और समय कौन सा है। 0 से 2 वर्ष, 2 से 7, 7 से 11 और 11 से 15। आपको वर्ष के साथ साथ इसकी स्टेज सीरीज वाइज याद रखनी होती है। अब इसमें जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, यहाँ तक तो जो बेसिक लेवल पे सरफेस लेवल पे पढ़ते हैं सभी को पता होता है, लेकिन जो क्वेश्चन बनता है सीटेट में, रिट में, फर्स्ट रैंक भी मैं राजस्थान की पढ़ता हूँ, सब बुक्स में भी आपको टैली करवाऊंगा। जब आपको सीरीज कराऊंगा इनकी तो वहाँ से भी आपका जीन प्याजे मैं कंप्लीट करवा दूंगा। तो सबसे पहले देखते हैं सेंसरी मोटर। तो साथियों ज़्यादा इसमें अब मैं लिखने वाला हिंदी वगैरह नहीं लिखूंगा क्योंकि एक बार लिख दिया है। अगर आप यहाँ से हिंदी देख के लिख सकते हो, बार बार मैं लिखूंगा तो फिर वीडियो लंबा हो जाता है और समझने भी समस्या होती है, अपलोड करने में भी। तो 0 से 2 वर्ष हमने माने हैं, या मैंने कहा है 0 कुछ वैज्ञानिक नहीं मानते हैं, तो जन्म से 2 वर्ष इसको ले लेते हैं। इसके अंदर सब पॉइंट होते हैं। सबसे पहला ये अनुकरण द्वारा सीखना, अनुकरण द्वारा सीखना, यानी कि लर्न थ्रू इमिटेशन। ये शब्द याद रखना आपको, इमिटेशन होता है नकल करना। जैसे एक बच्चा बंदर की तरह नकल करना सीखता है, तो इमिटेशन अनुकरण द्वारा सीखना, अनुकरण या अनुसरण या किसी चीज़ को फॉलो करके, यानी कि वो ज़्यादातर किससे सीखता है, नकल से इस स्टेज में सीखता है। जब वो बड़ों को देखता है तो वैसा ही करने का प्रयास करता है। सबसे पहले ये ट्रायल एंड एरर। इस स्टेज में बच्चे में ट्रायल और एरर की कंडीशन चलती है। वैसे तो ट्रायल एंड एरर त्रुटि और प्रयत्न का सिद्धांत थॉर्नडाइक ने दिया है, लेकिन यहाँ बच्चा का जो पहली स्टेज है, जो जीन पियाजे की पहली स्टेज है, उसके अंदर गलती करता है, उससे सीखता है, या अनुकरण द्वारा। जैसे छोटा बच्चा है, जब हम देखते हैं हम शेव बना रहे होते हैं तो छोटा बच्चा भी थोड़ी देर बाद वैसा ही प्रयत्न करता है। हमारे औजार हैं दाढ़ी बनाने वाले, खुद यूज करता है। तो ऐसा कहाँ देखा जाता है, जीन पियाजे की पहली स्टेज में। और जो मुख्य रूप से इम्पोर्टेंट है, जो एस्टेट रिट प्लस सीटेट में आया था, वो था एनिमिज्म। 2018 का अगर एस्टेट उठाओगे आप, उसके अंदर आपको ये एग्ज़ाम में मिल जाएगा कि एनिमिज्म कौन सी स्टेज में होता है। नहीं, एनिमिज्म नहीं साथियों, सॉरी फॉर दैट, ये आगे बताना है आपको। ऑब्जेक्ट परमानेंस ये भी आया है, ऑब्जेक्ट परमानेंस कई बार हो जाता है दिमाग में, क्योंकि मुख्य तौर पे जो चीज़ें आपको बतानी होती है वही दिमाग में रहती है। तो ऑब्जेक्ट परमानेंस कहाँ होता है, वस्तु स्थायित्व, जिसको बोलते हैं हिंदी में वस्तु स्थायित्व। यानी कि बच्चे के अंदर, बच्चा जैसे कि बच्चे ने ये डस्टर देख लिया तो बार बार इसकी वो डिमांड करेगा, लेकिन हम क्या करते हैं कि उसको छुपो देते हैं कि उसको तो पक्षी ले गया, लेकिन बच्चा उसको खोजता रहता है। उसके अंदर किसकी भावना पैदा हो जाती है या कौन सी मानसिकता पैदा हो जाती है, ऑब्जेक्ट परमानेंस। बहुत बार एग्जाम में है कि ऑब्जेक्ट परमानेंस बच्चे में कब होता है, तो जन्म से 2 वर्ष तक बच्चे के अंदर ऑब्जेक्ट परमानेंस रहता है, वस्तु स्थायित्व रहता है। बच्चा देखी हुई चीज़ को नहीं भूलता है, जिसको कहते हैं आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड।
ये कहावत है कि नज़रों से दूर तो हम उसको भूल जाते हैं, आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड। तो वो कंडीशन कब नहीं होती है, जब बच्चा 0 से 2 वर्ष की आयु में, जन्म से 2 वर्ष की आयु में, यानी कि कौन सी एज में होता है, सेंसरी स्टेज में। लास्ट है हमारा लर्न थ्रू सेंसेस। ये समझ लिया तो आपने प्याजे को समझ लिया, यानी कि हर एक्टिविटी उसकी सेंस पे आधारित होती है। वो अपनी ज्ञान इंद्रियां यानी कि हाथ पैर आंखें, इनसे ज़्यादा सीखता है, क्योंकि उसके पास साथियों क्या नहीं होती, भाषा। 1 से 2 वर्ष का बच्चा है, उसकी कोई भी भाषा नहीं होती, इसलिए वो ज्ञान इंद्रियों द्वारा अपने रिफ्लेक्स एक्शन जिसको बोलते हैं उनके द्वारा सीखता है। लास्ट है हमारा, एक और रह गया हमारा इसके अंदर जो मेन है, वस्तु साहित्य आ गया, ट्रायल एंड एरर आ गया, लर्न थ्रो इमिटेशन आ गया और लर्न थ्रो सेंसेस। एक और लास्ट था हमारा जो बच्चा सीखता है, इनसे हो गया। तो ये सब आपको याद रखना है कि बच्चा अनुकरण द्वारा सीखता है, ट्रायल एंड एरर, दोष गलती और प्रयास से सीखता है, ऑब्जेक्ट परमानेंस स्टेज में होती है बच्चे में, लर्न थ्रो सेंसेस, अधिक से अधिक वो किसका प्रयोग करता है, ज्ञान इंद्रियों का, और लास्ट है ग्रोस मोटर स्किल। आपने ये नाम सुना होगा कि फाइन मोटर स्किल और ग्रोस मोटर स्किल साइकोलॉजी के अंदर होते हैं। ग्रोस मोटर स्किल होता है पूरा का पूरा हाथ हिलाना, ऐसे बच्चा कर पाता है, लेकिन उंगलियां ऐसे नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसके अंदर क्या नहीं होती, फाइन मोटर स्किल नहीं होती। जैसे ही 2 से 7 वर्ष के आता है वो फाइन मोटर स्किल, चीज़ों को ऐसे पकड़ेगा लेकिन उससे पकड़ा नहीं जाएगा। जैसे आप बोतल दे दो बच्चे को, पूरी की पूरी ऐसे पकड़ेगा, तो उसको बोलते हैं साथियों ग्रोस मोटर स्किल, यानी कि बड़ी चीज़ें हैं, वस्तु जो बड़े उसके पार्ट्स हैं उनको प्रयोग करना सीखता है, फाइन मोटर स्किल आगे सीखता है। तो ये चीज़ें थी, कब होती है, ये सब है पहली स्टेज में। तो साथियों ये चीज़ें याद रखनी है। यहाँ तक तो सभी को पता है कि ये सेंसरी मोटर स्टेज है, लेकिन जो आगे जो चीज़ें सब पार्ट में वो याद रखनी होती है। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट, जहाँ से क्वेश्चन बनता है साथियों, वेरी इंपॉर्टेंट ये दोनों। फिर है हमारा प्री ऑपरेशनल स्टेज। अब हिंदी नहीं बताऊँगा, फिर ज़्यादा हो जाता है आपका। प्री ऑपरेशनल स्टेज, पूर्व सक्रियात्मक अवस्था, यानी कि 2 से 7 वर्ष का समय, बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों। इसको समझ गए तो मान लो साइकोलॉजी समझना आपको शुरू हो गया है। यानी कि सबसे पहले तो पूर्व बाल्यावस्था, पूर्व बाल्यावस्था है। ये काल बहुत बार पूछा गया है एग्जाम में, रिट में, टेट में, सब में, कि पूर्व बाल्यावस्था कहाँ से है। 3 से 6 होती है वैसे तो, लेकिन इसके अनुसार 2 से 7 वर्ष क्या है, बाल्यावस्था है। और इसी को हम स्कूल एज भी बोलते हैं, क्योंकि इस एज में बच्चा कहाँ जाना शुरू करता है साथियों, स्कूल में जाना। इसके बाद इसको ईगोसेंट्रिक एज, ये ध्यान रखना है आपको। जो वर्ड पकड़ने साथियों, अगर आपको वर्ड पकड़ में आ गए तो मैं कहता हूँ आपकी कमांड बन जाएगी। 30 नंबर की जैसे साइकोलॉजी आती है तो 24 या 25 से कम नहीं आने वाले, जैसे मेरे आए हुए हैं। कभी आपको ये दिखाऊंगा अभी मैं कि 24-25 मार्क्स कैसे आते हैं, सीटेट में भी आए हुए हैं। तो ईगोसेंट्रिक एज यानी कि बच्चे में स्कूल एज, बच्चा स्कूल जाना शुरू करता है, ईगोसेंट्रिक एज आ जाती है। ईगोसेंट्रिक का मतलब है साथियों बच्चे में अहम केंद्रितता। जैसे बच्चे ने देखा कि ईगोसेंट्रिक होता है, बच्चा अपनी आप की दुनिया में रहता है, उसको ज़्यादा समाज से कुछ लेना देना नहीं है, वो अपनी चीज़ों से प्यार करता है, अपनी गुड़िया किसी को नहीं देता है, अपने खिलौने किसी को नहीं देता है। ये कौन सी प्रकृति कहलाती है, ईगोसेंट्रिक। ये इंपॉर्टेंट है साथियों, बहुत बार आए। उसके बाद आए, उसको तो 5 स्टार लगा लेना आप, वो होता है हमारा, आज के बाद आपको जीन प्याजे पढ़ने की जरूरत नहीं है, एनिमिज्म। एनिमिज्म मैं याद है मुझे 2018 के एग्ज़ाम में ये एस्टेट में दिया हुआ था, इसके अलावा रिट में भी ये दिया हुआ था। एनिमिज्म होता है जीववाद। जीववाद यानी कि बच्चा चीज़ों के अंदर जीवन महसूस करता है। जैसे कि आप 2 से 6 साल के बच्चों को देखो, गुड़िया को देखो, या किसी आप यानी कि लड़की को देखो, तो वो जो बच्चे होते हैं गुड़िया से कितना प्रेम करते हैं, वो उसको नहलाते हैं, धुलाते हैं, खाना खिलाते हैं, रात को अपने साथ ही सुलाते हैं। तो वो उसमें क्या महसूस करते हैं, जीवन महसूस करते हैं। उसके अंदर उन्हें लगता है कि क्या है साथियों, जीवन है। उसी को हम क्या कहते हैं साथियों, एनिमिज्म। ईगोसेंट्रिक मैंने बता दिया है, बच्चा अपने आप से मतलब रखता है, औरों से कुछ लेना देना नहीं है। किसी और बच्चे को गोद में उठा लिया तो वो रोने लग जाएगा, वो चाहता है कि उसके मम्मी पापा सिर्फ उसके ऊपर क्या दे, ध्यान दे। इस क्वालिटी को बोलते हैं ईगोसेंट्रिक। तो आई थिंक आपको ये चीज़ें
समझ में आ गई होगी। अब इसके बाद जो हायर लेवल का है यानी कि मोर देन 5 स्टार, वो चीज़ें ध्यान रखनी है। नो रिवर्सिबिलिटी, नो रिवर्सिबिलिटी, ये ध्यान रखना है, बच्चे में रिवर्सिबिलिटी नहीं होती। नो रिवर्सिबिलिटी का मतलब है अगर 2 पानी के बर्तन भर दिए, एक ऐसे और एक ऐसे, आप पूछोगे पानी कौन से में ज़्यादा है, तो बच्चा जब बड़ा बर्तन देखता है तो सोचेगा इसमें है, लेकिन इन दोनों में पानी क्या है, समान है, क्योंकि आयतन और उसको ज्ञान नहीं होता, रिवर्सिबिलिटी नहीं होती। एक अच्छा एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि आप कहते हो बर्फ़ से पानी बनना, तो बच्चे को आप कहोगे बर्फ़ से पानी बनता है, पानी से बर्फ़, तो वो नहीं समझेगा, क्योंकि उसके अंदर किसका कंसेप्ट नहीं है, रिवर्सिबिलिटी का। और लास्ट फाइनल है कंजर्वेशन, CONGRA, कंजर्वेशन, संरक्षण, यानी कि बच्चे को किसी चीज़ को कंजर्व करना नहीं आता। जैसे ये बड़ा बर्तन है, छोटा बर्तन है, इन दोनों में अंतर नहीं कर पाएगा। किसी चीज़ को रिवर्स करना है, जैसे कि हम किसी मैथ का फार्मूला नीचे जो आंसर दिया होता है उससे भी उसका क्वेश्चन निकाल देते हैं, तो उस प्रकार की चीज़ें वो बच्चा नहीं कर पाता है। रिवर्सिबिलिटी की कंडीशन उसमें नहीं होती है, कंजर्वेशन उसके अंदर नहीं होता है, यानी कि वो चीज़ों को रिवर्स करने में क्या नहीं है, सक्षम नहीं है। ये बातें होती है इसके अंदर। तो इसको पढ़ने के बाद आई थिंक आपको कहीं दिक्कत नहीं आने वाली। साथियों, ये चीज़ आप नोट कर लेना, ये पॉइंट आपको क्लियर करने हैं। उसके बाद मुझे नहीं लगता कि जीन पियाजे को पढ़ने की आपको ज़रूरत पड़ने वाली है। फिर है कॉन्क्रीट, CONCER, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। थोड़ा फास्ट कराने की कोशिश करूँगा। आपको पता है कॉन्क्रीट उसमें हमें हो जाता है 7 से 11। तो सबसे पहले हमें पता है कि वो पूर्व बाल्यावस्था थी, ये बाल्यावस्था है, यानी कि इसको उत्तर बाल्यावस्था हम बोल सकते हैं, उत्तर बाल्यावस्था। साथियों, कई चीज़ें क्लियर करा रहा हूँ जो आपको समझ में आ जाएगी, यानी कि 6 से 12 जिसको हम टाइम मानते हैं, लेकिन यहाँ 7 से 11 दिया होता है, तो ये उत्तर बाल्यावस्था होती है। यानी कि बच्चा है वो कंसेप्ट शुरू करता है, इसके अंदर क्या पढ़ता है साथियों, कंसेप्ट, उसके अंदर कंसेप्ट होते हैं। और पीछे वाली एज थी साथियों, उसमें 2 और चीज़ें जोड़ लेना, आप मेरे याद नहीं रही। एक तो वो क्वेश्चनिंग एज भी है, क्वेश्चनिंग एज, बच्चा सबसे ज़्यादा क्वेश्चन उसी एज में करता है, ये ध्यान रखने वाली बात है। बच्चा बार बार पूछता है कि हवाई जहाज़ उड़ता कैसे है, ये कैसे होता है, चंद्रमा आसमान में क्यों है, तो ऐसी एज क्वेश्चनिंग एज होती है। ये पीछे वाली एज को हमने ध्यान रखना है, वो क्वेश्चनिंग एज में आ जाता है। फिर उत्तर बाल्यावस्था, यानी कि इसके अंदर बच्चा है वो स्कूल जाता है, कंसेप्ट तैयार करता है, उसके अंदर रिवर्सिबिलिटी आ जाती है। रिवर्सिबिलिटी यानी कि पूछा जाए कि रिवर्सिबिलिटी बच्चे में कब आती है जीन पियाजे के अनुसार, तो 7 से 11 यानी कि कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज। अब बच्चा है वो डिफरेंस समझ पाता है कि दोनों बर्तन चाहे बड़े छोटे जरूर हैं, लेकिन पानी दोनों में क्या है, सेम है। फिर कंजर्वेशन आ जाती है। कंजर्वेशन का कंसेप्ट आपको अभी बताया कि कंजर्वेशन बच्चे को छोटे बड़े की पहचान हो जाती है, कम ज़्यादा की पहचान आ जाती है। बच्चा सबसे ज़्यादा डिफरेंस है, जैसे पानी से बर्फ़ कैसे बनता है, बर्फ़ से पानी कैसे बनता है, ये साइंटिफिक चीज़ें हैं वो बच्चा शुरू कर देता है। लॉजिकल थिंकिंग शुरू हो जाती है, लॉजिकल थिंकिंग, और यहाँ से लॉजिकल थिंकिंग है वो बच्चे की शुरू होती है साथियों। कंजर्वेशन आ जाती है, रिवर्सिबिलिटी, कंसेप्ट आ जाता है, और उत्तर बाल्यावस्था है। और फाइनल है गैंग एज। सुना होगा आपने, इस उम्र में सबसे ज़्यादा साथी होते हैं बच्चे की, सबसे ज़्यादा खेलता कूदता है बच्चा, तो गैंग एज भी यही है। तो साथियों, आई थिंक आपको ये क्लियर हो गई होंगी। अगर कुछ चीज़ें रह जाती है, क्योंकि साथियों बड़ा वीडियो बन जाता है, और फिर इतना बड़ा तो देखो ऑफलाइन में ही होता है, लेकिन किसी वजह से मैं चाहता हूँ कि जो ऑफलाइन बच्चे हैं उनको फ़ायदा हो। आज के बाद मुझे नहीं लगता आपको जीन पियाजे पढ़ना पड़ेगा। फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, तो सबसे पहले इसके अंदर एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग ये आता है वर्ड, यानी कि अमूर्त चिंतन जिसको बोलते हैं। अमूर्त चिंतन होता है कल्पना। बच्चा जो चीज़ें उसके पास नहीं है उनके बारे में भी वो सोचना शुरू कर देता है। जैसे लेखक है, उसके पास ऐसा माहौल या वातावरण नहीं होता, लेकिन वो उनकी कल्पना करता है, हाइपोथेसिस करता है, इमेजिनेशन करता है, तो इस उम्र में शुरू हो जाती है। फिर है हीरोइज्म, और इसी को हम ब्यूटी एज भी बोलते हैं। सबसे ज़्यादा जो
11 से 18 की आयु का बच्चा है वो सबसे ज़्यादा शीशे के सामने रहता है। लड़कियां हैं वो भी सबसे ज़्यादा शीशे के सामने रहती है क्योंकि वो अपने आप को सबसे सुंदर दिखना चाहते हैं। ब्यूटी एज है। हीरोइज्म होता है साथियों, जो भी आप नाटक टीवी देखते हो उस जैसे बनने की कोशिश करते हो। आप पूजन किसी भी चीज़ को आदर्श मान लेते हो। लड़के हैं वो भगत सिंह को आदर्श मान लेते हैं, लड़कियां हैं वो रानी लक्ष्मीबाई को आदर्श मान लेती है कि उस जैसी बनेंगी, उस खिलाड़ी जैसे बनेंगी। तो ये हीरोइज्म के कारण होता है। एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग हो जाती है। लास्ट है प्रॉब्लम सॉल्विंग। यहाँ आकर बच्चा समस्या समाधान शुरू करता है। अब उसको समस्या आती है तो उसके अंदर इतनी क्षमता हो जाती है, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग होती है, हाइपोथेसिस होती है कि वो अपने समस्याओं का खुद समाधान कर सके। मोस्ट इंपॉर्टेंट एज है, बच्चे में सारे गुण आ जाते हैं। और स्टेनले हॉल ने इस एज को कहा है, ज़्यादा नहीं बताऊंगा फिर ज़्यादा हो जाएगी। स्टेनले हॉल इन्होंने कहा है उफान तूफान की आयु, उफान तूफान, यानी कि इसको ब्रेन स्टॉर्मिंग कहा है स्टेनले हॉल ने इस आयु को कि ये आयु उफान और तूफान की है। तो ये भी आपको बता दिया। अब जो मुख्य तौर पे जहाँ से बन जाता है, आज के बाद जीन प्याजे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, वो होता है अडेप्टेशन। अडेप्टेशन होता है साथियों सीखना, किसी चीज़ को ग्रहण करना, कि हम ग्रहण कैसे करते हैं। सबसे पहला है असिमिलेशन, सुना होगा और हर एग्ज़ाम में आता है, शायद हमारे टीजीटी में भी आया हुआ था, अब मेरे को भी इतना ध्यान नहीं है। अकोमोडेशन और स्कीमा और इक्विलिब्रियम, ये सब चीज़ें आपको फास्ट पढ़ा रहा हूँ थोड़ा, उसके लिए खेद है कि फास्ट पढ़ा रहा हूँ, लेकिन इंपॉर्टेंट बहुत है। इनके बिना एग्ज़ाम में बहुत बार ये स्टार लगा लो। एसिमिलेशन क्या है समझने की ज़रूरत है। जब भी आप बच्चे को नया ज्ञान होता है, व्हेन वी एक्वायर सम न्यू थिंग्स और न्यू लर्निंग, दैट इज़ एसिमिलेशन। जब भी हम नया ज्ञान प्राप्त करते हैं एसिमिलेशन होता है। जैसे कि एक बच्चे ने सफ़ेद कुत्ता देखा तो उसने कहा कि मम्मी ये क्या है, बच्चे को बता दिया कि सफ़ेद कुत्ता, तो उसको समझ में आ गया। अकोमोडेशन होता है अपने जो ज्ञान है, एग्जिस्टिंग नॉलेज है, उसमें बदलाव करना। इस बच्चे ने सफ़ेद कुत्ता देखा, दूसरे दिन जब वो मम्मी पापा के साथ जा रहा था उसने देखा कि काला कुत्ता, तो उसने पूछा कि मम्मी ये क्या है, तो उसने कहा कि ये भी डॉग है। तो बच्चे ने पूछा कि ये वो सफ़ेद था ये ब्लैक है, तो उन्होंने कहा कि कुत्ते कई कलर के होते हैं, ब्लैक भी होते हैं, वाइट भी होते हैं, ब्राउन भी होते हैं। तो बच्चे ने अपने माइंड में बदलाव कर लिया, अपनी नॉलेज में बदलाव कर लिया कि सफ़ेद ही कुत्ता नहीं होता, ब्लैक भी होता है। उसी प्रकार एक और बर्ड का देता हूँ आपको, ये बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है। बच्चा जब अपने माता पिता के साथ जा रहा था, आसमान में उड़ते हुए पक्षी को देखा और पूछा कि ये क्या है, फादर ने बताया कि ये बर्ड है। दूसरी बार जब देखा उसने कि एक एरोप्लेन उड़ रहा है आसमान के अंदर, बच्चे ने कहा कि देखो मम्मी पक्षी उड़ रहा है, तो फादर ने उसे बताया कि बेटे वो तो बर्ड था लेकिन ये एरोप्लेन है। तो बच्चे ने जो सबसे पहले पक्षी देखा वो नया ज्ञान था, लेकिन जब दूसरी बार एरोप्लेन देखा तो उसको भी पक्षी बोला, लेकिन फादर ने उसके ज्ञान में बदलाव कराया कि ये पक्षी नहीं है, सारी उड़ने वाली चीज़ें पक्षी नहीं होती, ये क्या है, एरोप्लेन है। और भी एग्जांपल दे देता हूँ, कुत्ते का दे दिया, उसी प्रकार बिल्ली का दे देता हूँ। ज़्यादा उदाहरण नहीं दूंगा, समस्या हो जाएगी, वीडियो बड़ी हो जाएगी। बिल्ली देखी बच्चे ने घर पे, तो मदर ने बताया कि ये बिल्ली है, लेकिन एक दिन जब वो चिड़ियाघर गए तो वहाँ देखा कि देखो मम्मी कितनी बड़ी बिल्ली है, तो उसने कहा कि बिल्ली नहीं है, ये तो टाइगर है, ये तो चीता है, ये तो क्या है, चीता, एक जैसे दिखने में, लेकिन वो क्या है, एक चीता है। तो उसने अपने ज्ञान में क्या कर दिया, अकोमोडेशन। बस साथियों इतना ही होता है। स्कीमा होती है बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक, यानी कि जिन चीज़ों को हम सीखते हैं उनको क्या बोलते हैं, बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक। इक्विलिब्रियम होता है संतुलन, यानी कि हर चीज़ को सीखने के लिए संतुलन बनाना जरूरी है, और इसमें अगर कोई कमी रह गई है तो फिर कभी करा दूंगा। ये साथियों आज के लिए था। आपको क्लास कैसे लगी कमेंट करना, अगर आप कमेंट करोगे तो करीबन मैं आपकी
20 या 25 क्लासें इसमें बना दूंगा, जिसके अंदर सारी तो आपको थ्योरी, जैसे आज हमने जीन पियाजे की है, कल थॉर्नडाइक की ट्रायल एंड एरर करेंगे, जिसके अंदर मोस्ट एग्जाम्पल से समझाऊंगा, सारी थ्योरियां करवा दूंगा। प्लस में अगर आपका रिस्पॉन्स अच्छा रहा, आपने कमेंट किया कि हमें समझाया, तो ही आगे क्लास चलाएंगे, नहीं तो फिर हम ग्रामर या इंग्लिश ही चलती रहेगी। टिल देन साथियों, टेक केयर। कमेंट जरूर करना और थोड़ा लाइक भी कर देना साथियों, आपके लिए शायद मुझे भी दोबारा चीज़ें पढ़नी पड़ती है। टिल देन टेक केयर।